चलिए भाई, होप मैं आपको क्लियर हूँगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ हमारे तीसरे भाग के साथ पॉलिटी के, जिसमें मैं 25-25 क्वेश्चंस के लगभग 12 पार्ट्स आपको कराऊंगा। 300 प्लस क्वेश्चंस होंगे और ये सिर्फ 300 क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स दूंगा तो वो तकरीबन उसका दोगुना, वैसे तो दोगुने से ज़्यादा होगा लेकिन फिर भी आप उसका दोगुना कर लीजिए कि दोगुना क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्तियों की संख्या क्या है। व्हाट इज द कोरम नंबर इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल उसी तरह दोस्तों जैसे हम क्लास में बैठते थे, स्कूल्स में होते थे, तो हमारे यहाँ क्या होता था कि कभी कभी बारिश हो जाती थी। ठीक है, तो टीचर तब भी कहता था कि एक बच्चा भी आएगा तो मैं क्लास चलाऊंगा। यानी उस क्लास को चलाने के लिए जरूरी होने के लिए क्या होना पड़ता था, एक बच्चा, जिनको हम एक तरीके से कोरम्स कह सकते हैं। कोरम सेम यहीं पे आपका ये भी है। व्हाट इज द कोरम नंबर इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो कितने ऐसे मेंबर्स आ जाएंगे ताकि सदन को चलाया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल सदस्य का लगभग 1/10, यानी ऑप्शन 3, ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3, 1/10 ऑफ द होल नंबर, यही हो गया आपका कोरम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य क्या है। ठीक है, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। व्हाट डज इट मीन्स इंडियन स्टेट। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या कोई निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो या क्या भी पूछा गया कि भारत एक सेकुलर राज्य है। सेकुलर का मतलब होता है जिस देश का कोई धर्म नहीं होता, वो सारे धर्मों को लेकर के चलता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि कोई धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे हैं भाई भाई, ये हमको बचपन से सिखाया गया, स्कूल से ही सिखाया गया है। तो बेसिकली भारत हमारा क्या है, तो वो सेकुलर कंट्री है जो किसी भी एक निश्चित धर्म का यानी किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है, वो सारे धर्मों को एक साथ कर लेकर के चलता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और मैंने बताया था कि सेकुलरिज्म हो गया, सोशलिस्ट हो गया और इंटीग्रिटी हो गया, ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मूल अधिकारिका है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द बेसिक फाउंडेशन फ्रॉम विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से है, या फिर ब्रिटिश संविधान से, या फिर जो है यूएस डिक्लेरेशन फॉर्म से। तो देखिए दोस्तों 70% जो हमारा जो संविधान है ना, वो हमारा यहीं से बन गया, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी का 30% जो है कि हमने इधर उधर से अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, और हमारा संविधान भी जो है कि वो रिजिड भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, यानी आपका जो है कि हार्ड भी नहीं है और जो है कि आपका सॉफ्ट भी नहीं है। तो वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल संविधान है हमारा, यानी दोनों चीजों को लेकर के साथ में चलता है। आगे बढ़ते। इसी तरह हमारी इकॉनमी भी है। इकॉनमी भी अगर पूछा जाएगा तो हमारी प्राइवेट और सोशलिस्ट इकॉनमी नहीं है। ठीक है, जबकि प्राइवेट इकोनॉमी आपकी यूएसए में हो जाती है, सोशलिस्ट इकॉनमी हमारी चाइना में हो जाती है, लेकिन हमारी क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी है, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया आपने। चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी तत्वों का उल्लेख किया गया। 3 भाग, तीसरे भाग में, चौथे भाग में, दूसरे भाग में या 9वें भाग में। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि वो किसमें भाग में किया गया है, तो वो होगा 4th पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था हमारा भारत राज्यों का संघ है, सेकंड पार्ट में मैंने सिटीजन बताया, सिटीजनशिप नागरिकता, थर्ड पार्ट में मैंने बताया फंडामेंटल राइट, और चौथे भाग में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जो है टीपीएसपी, जो कि हमने कहाँ से लिया है, तो वो लिया है हमने आयरलैंड से। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संशोधन करने में कौन सक्षम है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था और उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। मैंने संरक्षण भी कराया था, मैंने संशोधन भी कराया था, मैंने निलंबन भी कराया था। देखिए पूछा गया क्या है कि हु इज द अमेंड फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। जबकि अगर पूछा जाता है आपको कि कौन सस्पेंड कर सकता है, तो प्रेसिडेंट। कौन इसका गार्जियन होता है, तो वो हो जाता सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। देखिए जस्ट मैंने कल भी आपको, अगर आप पिछले सेशन देख रहे होंगे तो इसका ऑटोमेटिक ही आंसर कर देंगे। मैंने बताया गया था कि आपको 42वें संविधान संशोधन में, जो कि हमारा जो है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। सेकुलरिज्म हो गया यानी आपका धर्मनिरपेक्षता हो गया, सोशलिस्ट हो गया यानी समाजवाद हो गया, इंटीग्रिटी हो गया यानी अखंडता हो गया। उसी में हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स इज अ डिफरेंट थिंग,
फंडामेंटल ड्यूटीज इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। 11 हमारे मौलिक कर्तव्य और उसी संविधान संशोधन में हमारा मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। वो संविधान संशोधन कब हुआ था? वो था 1976 में, 1976 में। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट टू प्रोवाइड द इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन भी आपको कल मिल गया होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट्स, इंट्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको कल वाले ही सेशन में, यानी इससे पहले वाले सेशन में आपको देखा होगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही है भाई, जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं उनको कौन चुनता है? तो वो लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं उनको लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं। अगर करंट में पूछा जाएगा 17वीं लोकसभा चल रही है, स्पीकर कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आर्मी चीफ, सबको पता है कि राष्ट्रपति चुनते हैं और तीनों सेनाओं के सेनापति भी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए ये जो पोस्ट होती है ना, इस पोस्ट को कहा भी जाता है आपको कि राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ये पोस्ट मिली। और वो पोस्ट क्या हो जाएगी जिसको हमने 153वें आर्टिकल में मेंशन भी किया है? वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी राज्यपाल की। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल। ये सब ध्यान रखेगा, मैंने पढ़ाया हुआ कल में भी। वित्त बिल के लिए किसकी महत्वपूर्ण स्वीकृति आवश्यक होती है? यानी हुज प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंस बिल? तो देखिए फाइनेंस बिल मैंने बताया था आपको, मनी बिल भी बताया था, फाइनेंस बिल भी बताया था, बजट भी बताया था। तो किसके लिए होती है भाई? तो वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति ही देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हो, ठीक है। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और विधानसभा कैंडिडेट विल लूज द अमाउंट ऑफ द हिज बेल इफ ही गेट्स टोटल वैलिड वोट्स। कितना? गेट लेस देन 15%, 1/5% वोट, या गेट लेस देन द 1/7% वोट, गेट लेस देन द 1.6% वोट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1/6 से अगर कम प्राप्त हो तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपका फाइनेंस बिल पूछा गया, मनी बिल नहीं पूछा गया, क्योंकि मनी बिल करते ही ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है। केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन लोकसभा, इन बोथ ऑफ द हाउसेस टुगेदर, या इन जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अच्छा यहाँ पे फाइनेंशियल बिल, इसको मनी बिल कर लीजिएगा, क्योंकि मनी बिल जो हमेशा वो कहाँ पे होता है आपका? वो लोकसभा में ही पारित होता है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। चले, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू मूव अ मोशन ऑफ द कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ लोकसभा? 20, 30, 40 या 50? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 50, ठीक है। अगर ये इतनी आ जाती है अगर मत, तो उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए अधिकतम पूछा गया है, मैंने आपको बताया था कि अब एंग्लो इंडियंस को 104वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 550। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 550, जिसमें 530 मैंने बताया था आपको राज्यों से और 20 मैंने बताया था यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको 550 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। when was the first general election held after the independence in India? 1947, 1948, 1952 या 1956? तो देखिए पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे ना वो हुए आपके 1951-52 में, ठीक है, 1951-52 में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सीधे कि कब संपन्न कराया गया, इसीलिए सिर्फ 1952 आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1952। पहले अगर पूछा जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो वो हो जाएंगे सुकुमार सेन, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। पहला पूछा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में कितने मेंबर हुआ करते थे, तो वो 36 थे, ठीक है। उसके बाद 91वें संविधान संशोधन में मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल को जो है 15% कर दिया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लोकसभा। अब खैर ये तो अब यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा, अब ये जो है यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया है। और पूछा जाएगा लद्दाख के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे आपके आर.के. माथुर। भारत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है? देखिए इस क्वेश्चन में भी चेंज किया जाएगा। मैंने बताया कि देखिए पहले 2 जो होते थे वो लोकसभा में होते थे, अब उनको हटा दिया गया है, तो अब सिर्फ 12 जो है
वो राज्यसभा में ही कर सकते हैं। तो अब के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा, और तब के यानी पहले के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 14 हो जाएगा। तो अब के हिसाब से आंसर करेगा जो कि आपका 12 होगा। राज्यसभा में जो है कि 12 लोगों को अपॉइंट करते हैं और लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को 104 संविधान संशोधन में हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर लीजिएगा, 12 कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो कल भी मैंने बताया था भाई अपर हाउस को किस आर्टिकल में रखा गया है, 80 आर्टिकल में रखा गया। कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। मेंबर बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? तो 30 साल होनी चाहिए। अब ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन बाय विच नेम? तो वो क्या हो जाएगा, वो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। जबकि लोअर हाउस या लोगों का सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। और लोगों का सदन लोकसभा को 1954 में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि क्यों कहते हैं भाई? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति का मत होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्यसभा को अस्थायी सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी जो है भंग नहीं किया जा सकता। एक तो ये परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि 1/3 मेंबर्स जो है ना वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते रहते हैं। तो इस वजह से लोकसभा को राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, और इसी वजह से ये क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है, एक परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? सबको पता होगा, राज्यसभा के आवंटन से नहीं भाई, वेतन से नहीं भाई, भाषाओं के साथ है बिल्कुल। तो क्या हो गया आपका 4, 2, 8 और 10, यही चारों अनुसूचियां हैं आपको। और 8वीं में क्या बताया गया? 8वीं अनुसूची में बताया गया है भाषाओं के साथ, यानी 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया? भाषाओं के साथ। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है अभी और क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन और है। आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे आप जो है बैच कोर्सेज बिल्कुल ज्वाइन करिए। वहां पे बहुत सारे बैच कोर्सेज आपको बताए गए हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और वो बैच कोर्सेज जो है, एक सेकंड, वो बैच कोर्सेज देखिए टॉप इंडिया एजुकेटर्स प्रेजेंट करते हैं आपको। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं सारे ही ये बैच कोर्सेज आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। चले तो देखिए फायदे क्या है आपको अगर आप अकेडमी पे बैच कोर्सेज या फिर अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो देखिए 30+ बैच कोर्सेज एवरी वेडनेसडे को लॉन्च किए जाते हैं। 300 क्लासेस पर डे चलती हैं, और 70 एजुकेटर्स जो हैं जिनके सारे जो हैं 70+ एजुकेटर्स हैं जिनके सारे PDF नोट्स और जो हैं जो भी चीज़ें वो शेयर करते हैं वो सब आप पा सकते हैं। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 आपके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 90% ट्रस्टेड लर्नर्स जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको टीम फोनिक्स बैच चल रहा है आपके लिए, CGL HSL को ध्यान में रख करके ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, संकल्प 1000+ सिलेक्शन बैच चल रहा है, यानी 1000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करने के लिए, जो कि आपको होगा भी। ठीक है, सफलता बैच चल रहा है। स्ट्रॉन्ग लाइनअप है दोस्तों बैच कोर्सेज की, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक अविनाश सर हो गए, अवस्थी सर हो गए, वाईफाई टीम हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, ये सारे ही पढ़ा रहे हैं। मेरी भी क्लासेज अब इसमें चलने लगी है, और अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2500 रुपए तक का आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्लस हर संडे को आप ध्यान रखिएगा 12 बजे, यानी कल संडे है तो 12 बजे जो है आप लोगों को कॉम्बैट कराया जाता है, जिसमें आप फ्री में 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। ठीक है, इस कॉम्बैट को ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए अकेडमी का, और जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको अनलॉक कोड मांगेगा, और अनलॉक कोड क्या हो जाएगा, वो अनलॉक कोड हो जाएगा विमरीस@14। प्लस पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको अनलॉक कोड अगर पूछा रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा विमरीस@14। वो भी मैं लिख देता हूँ। पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी कोड क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा विमरीस@14, VIMLESH स्पेशल कैरेक्टर और 14 हो गया डिजिट। ठीक है, इस कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं और ऑल सेट हो जाते हैं आप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। चले हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं भाई। बाकी के जो बचे हमारे क्वेश्चंस हैं उन पे चलते हैं। चले हमारा अगला क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भाषाओं के साथ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में? देखिए अभी जस्ट मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, अभी जस्ट पिछले ही क्वेश्चन बताया तो उस पर ज्यादा समय नहीं लगेंगे। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को किससे संबंधित है? सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो किससे संबंधित है भाई, दल बदल कानून से। क्वेश्चन वही है, सिर्फ बदल करके आया हुआ है, सिर्फ जो है वर्डिंग्स बदल दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? द पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन इन द सेंसिटिव स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत को आर्टिकल 40 में रखा गया, जो कि हमारे DPSP के तहत आता है, जिसको हम जो है कि गांधीयन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधीयन प्रणाली भी कहा जाता है। अब किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, हमारा ग्राम पंचायत जो वो 30 स्तरीय सिस्टम पे काम करता है, जिसको अगर पूछा जाएगा किसको क्रेडिट जाता है तो विश्वनाथन जी को जाता है। और उसके अलावा
अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे थे हम लोग, ग्राम पंचायत ना, तो पंचायती राज पूछा जाएगा सबसे पहले कहाँ आया था, तो 1959 में आपका आया था बलवंत राय मेहता समिति, कर लीजिएगा, विश्वनाथन समिति निकल गया, इसीलिए मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। बलवंत राय मेहता समिति को 3 टियर का जाता है, 2 टियर का अशोक मेहता समिति को जाता है। और 1959 में सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में आया था। अगर अब पूछा जाएगा पंचायत व्यवस्था, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, देखिए अभी जस्ट मैंने इसी के बारे में बताया आपको। 1959 में सबसे पहले जो है आपका ये स्टार्ट किया गया राजस्थान से। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है ना आपको कंफर्म पूछा जाता है कि किस जो है कि क्रम में है। ठीक है, तो एक सेकेंड, सॉरी, चलिए किस क्रम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके पास, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। ये ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति कर लीजिए और जिला परिषद, इसी क्रम में हमारी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है वो काम करती है, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। क्रेडिट किसको जाता है, बलवंत मेहता समिति को, 1959 राजस्थान में। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, कि ये ध्यान रखिएगा, आपको मैंने कहा है कि मैं 25-25 भाग प्रेजेंट करूंगा ताकि लंबा भी ना हो और चीजों को मैं इजीली समझा सकूं। क्वेश्चन क्या है, इफ पंचायत इज डिसॉल्व्ड देन विद इन विच पीरियड विल इलेक्शंस टेक प्लेस। एक मैंने मंथ आपको बताया, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ये ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में हर जगह इसका काम होगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 6 मंथ। ये 6 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ये 6 जो वर्ड है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचायत जो है आपको पॉलिटी में, जो बार बार आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी आए और हमें और मजा आपको पढ़ाने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और उसके अलावा अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो उसको जरूर इंस्टॉल कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।